प्रिय विद्यार्थियों, सुबह की नमस्ते। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमने आरबीएससी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 9th हिंदी का अध्ययन कर रहे थे। हमने अपने 5 अध्याय पूर्ण कर लिए हैं। आज 6ठा अध्याय। छठा अध्याय है प्रेमचंद की फटी जूती, जो हरिशंकर प्रसाद जी की निबंध है। व्यंग्यात्मक निबंध। पाठ को शुरू करने से पहले हम लेखक परिचय जान लेते हैं कि जो आप तस्वीर में देख रहे हो, ये हरिशंकर प्रसाद जी इस अध्याय के लेखक हैं। इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसकी हिंदी संसार में काफी सराहना हुई। सन 1995 में उनका निधन हो गया। हिंदी के व्यंग्य लेखों में उनका नाम अग्रणी है। प्रसाद जी की कृतियों में हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन थे, ये कहानी है। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ये उनके उपन्यास है। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में ये इनके निबंध संग्रह। व्यसनों की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता और गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये उनके व्यंग्य संग्रह लेखन। भारतीय जीवन में जो पाखंड है, भ्रष्टाचार है, अंतर विरोध, अंदरूनी विद्रोह की जो भावना है, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग्य लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। का व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है और हास्य से अलग ये व्यंग्य आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्यों ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया। परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ कि किस तरह से प्रेमचंद जी एक सीधा सरल जीवन जीते थे। एक रचनाकार की अंतर्वेदी और वो लेखक थे, उसके अंदरूनी भाव क्या थे। सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति,
एवं अवसरवादिता पर व्यंग्य किया। यानी कि परसाई जी ने जो प्रेमचंद जी का सीधा जीवन था, सीधा सादा जीवन था, उसके ऊपर व्यंग्य किया है। आज की जो संस्कृति है, आज जो दिखावे की संस्कृति है, किस तरह से बदल रही है, किस तरह से लोग अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर व्यंग्य किया है। प्रेमचंद के फटे जूते। हरिशंकर परसाई जी कह रहे हैं कि प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने, पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे, सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी है, कुर्ता और धोती पहने हुए हैं, कनपट्टी चिपकी हुई है, गालों की हड्डियां उभर आई है, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाते हैं। पाँव में कैनवास के जूते पहने, जिसके बंद जूते बांधने के लिए जो रस्सियां होती हैं, वो बेतरतीब, बेहिसाब, जिसकी कोई तरकीब ही नहीं, बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है। जो जूते बांधने के जो बंद होते हैं, उसके ऊपर लोहे की पत्तियां होती हैं, और वो छिद्र में से, जूते के छिद्र में से आसानी से निकल जाती हैं। वो उसकी निकल गई। और छेदों में बंद डालने से परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कसे लिए जाते हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया, जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई। मेरी दृष्टि जूते पर अटक गई। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर ये पोशाक है तो पहनने की कैसे हुई? नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं, एक जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। इसमें हरिशंकर परसाई जी ने बताया है प्रेमचंद जी कैसे एक सीधा साधा जीवन जीते थे। एक महान लेखक थे, उन्होंने अनेक कहानी, उपन्यास, अनेक प्रकार की विधाएं लिखी हैं, लेकिन समाज में वो सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार ही रहते थे। यानी कि किसी प्रकार का दिखावा नहीं करते थे कि वो एक लेखक भी है। वो एक सामाजिक आदमी थे, समाज की तरह जीवन था, उनका रहन सहन था। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया और उंगली बाहर दिख रही। लेखक हरिशंकर परसाई जी कह रहे हैं कि मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, और प्रेमचंद जी से कहते हैं क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे, यानी कि साहित्य रचना ही हरिशंकर परसाई जी करते हैं और साहित्य रचना ही प्रेमचंद जी करते थे, इसलिए उन्होंने साहित्यिक पुरखे कहा कि तुम्हारा जूता फट गया और उंगली बाहर दिख रही। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं? जरा लज्जा, तुम्हारे मुख के ऊपर कोई भी शर्म, किसी भी प्रकार की लज्जा, संकोच या झेप नहीं है।
क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है? और क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा सा नीचे और खिसका देते हैं तो उंगली ढक जाती है, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, किसी प्रकार की परवाह न करना बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, फोटोग्राफर फोटो खींचता है तो वो तैयार रहने के लिए कहता है, तो रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, यानी ऐसी मजाक है, व्यंग्य है। प्रसाद जी कह रहे हैं कि ये कैसा आदमी है। आपने सोचा होगा कि ये कैसा आदमी जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा। यदि आपको फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते। फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह हो रहा होगा और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए। शायद पत्नी का आग्रह रहा होगा कि फोटो खिंचवा ले और अच्छा चल भाई कहकर तुम बैठ गए। मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी यानी दुखद घटना है, कितनी बड़ी विपत्ति है। कितनी बड़ी समस्या है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता न हो। मैं तुम्हारी ये फोटो की देखते देखते तुम्हारे अंदर जो क्लेश है उसको अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ता हूँ। मगर तुम्हारी आंखों का ये तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता। हरिशंकर से प्रसाद जी प्रेमचंद जी से कहते हैं, उस फोटो से बातें करते हुए कहते हैं, तुम फोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे कि कोट से वर दिखाई करते हैं, यानी लोग तो कोट मांग कर और दूल्हे तक बन जाते हैं और मांगे कि मोटर से बारात निकालते। और लोग तो ऐसे हैं कि फोटो खिंचाने के लिए किसी की बीवी तक मांग लेते हैं। तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं, यानी तरह तरह की क्रीम लगाकर, तरह तरह की जो आज प्रसाधन सामग्री है वो लगवा कर, जिसमें फोटो में खुशबू आ जाए। इत्र सुगंधित पदार्थ होता है, गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां निशान होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडम्बना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभती जितनी आ चुकी।
जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ, तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, तुम एक महान कथाकार हो, उपन्यासकार हो, सम्राट, युग प्रवर्तक हो, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, ये ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती। हरिशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि मेरा जूता भी कोई अच्छा जूता नहीं है। हाँ, ऊपर से दिखने में अच्छा है, दिखावा अच्छा है मेरे जूते का, लेकिन मेरे जूते की उंगली बाहर नहीं निकलती। लेकिन अंगूठे के नीचे तला फट गया, अंगूठा जमीन से घिसता है लेकिन बाहर नहीं निकलता, क्योंकि तला घिसने के बाद तो अंगूठा जमीन से घिसे। और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। और जहाँ पैनी मिट्टी आती है, पैनी जो पत्थर वगैरह आते हैं, वहाँ पर रगड़ खाकर लहूलुहान भी आ जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल सकता है, नीचे लहूलुहान पंजा जो है नीचे घिस सकता है, छिल सकता है, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है, हमारे जूते में से तुम्हारी उंगली दिखती है, पर पांव सुरक्षित है। मेरी उंगली ढकी है, पर पंजा नीचे घिस रहा। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। प्रेमचंद जी से कह रहे हैं हरिशंकर प्रसाद जी कि मेरे जूते और तुम्हारे जूते में कितना अंतर है। मेरा जूता नीचे से घिस गया है, जो किसी को दिखाई नहीं देता है मेरे पैर की उंगली, और तुम्हारा जूता ऊपर से फटा हुआ है, इसलिए तुम्हारे पैर की उंगलियां बाहर दिखाई दे रहे। मेरा पैर लहूलुहान हो जाता है, मेरे नीचे से तला घिसने के कारण जहाँ पर भी तने पदार्थ आते हैं वहाँ से वो चुभ जाते हैं और मेरा पैर लहूलुहान हो जाता है। लेकिन तुम्हारे पैर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम्हारे जो जूते का तला है वो मजबूत है। तुम्हारे पैर की उंगलियां जूते से दिखती है, लेकिन पांव सुरक्षित है, लेकिन मेरी उंगली ढकी है, पर पंजा नीचे घिस रहा। प्रेमचंद जी से कहते हैं कि तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। यानी कि हरिशंकर प्रसाद जी का कहना है कि यार जो दिखावे की दुनिया है, तुम वो दिखावा नहीं करते, तुम हकीकत बयां करते हो, और हम जैसे लोग हैं वो दिखावा करते हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाट से पहने हो, मैं ऐसे ही नहीं पहन सकता। फोटो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के छापते। तुम्हारी ये व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है ये? क्या ओरी का गोदान हो गया? क्या पूछ की रात में नीलगाय अलगू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकता? नहीं, मुझे लगता है माधव औरत के कफन के चंदे की शराब पी गए, वही मुस्कान मालूम होती। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ, कैसे फट गया है मेरी जनता के लेखक। क्या बहुत चक्कर काटते रहे।
क्या बनिए के तकादे से बचने के लिए बनिए से पैसे उधार लिए होंगे, या जूतों के पैसे नहीं दिए होंगे, तो उससे बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं, घिसता था। कुंदन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पनैया घिस गई, बिसर गए हरिनाम। यानी कि आते जाते उसके जो जूते हैं, पनैया जूते पैरों में पहनने के लिए घिस गए हैं और उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ, और जो उनके पास था वो और खो गया। इसलिए उन्होंने कहा है कि आवत जात पहनैया घिस गई, बिसर गए हरिनाम। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजन तिनको करबो परे सलाम। जिनको देखते ही दुख उपजता है, दुख हो जाता है, उनको दूर से ही सलाम करना चाहिए। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तो तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहो। कोई चीज जो परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ दिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। यानी कि किसी चीज से तुमने जूता टकराया हो गया, ठोकर लगाई होगी, जिससे तुम्हारा जूता फट गया। हरिशंकर प्रसाद जी आसान मान लगा। तुम उसे बचाकर उसके बगल में से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो सकता है। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती। तुम समझौता कर नहीं सके, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो औरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म में उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो, उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी ये पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लग रही है कि जिसे तुम गणित समझते हो। उसकी तरफ हाथ की नहीं, पाँव की उंगली से इशारा करती हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ दिया? मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो। उन पर जो उंगली छिपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकाकर बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई, पर पाँव बच रहा है और मैं चलता रहा। मगर तुम उंगली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान समझता हूँ।